नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीलंका के प्रधानमंत्री और मिस्र के विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर होगी बातचीत। नासिक से आज उड़ान भरने को तैयार स्वदेशी तेजस मार्क 1A। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुभारंभ। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन है तेजस। बिहार में पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन। कई कद्दावर नेता दाखिल करेंगे पर्चा, तो वहीं अमित शाह भाजपा के प्रचार को देंगे धार। विपक्ष भी भरेगा हुंकार। गुजरात में आज होगा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट का विस्तार। कुछ नए चेहरों को मिल सकती है जिम्मेदारी। सरकार के सभी मंत्रियों ने कल दिया था इस्तीफा। और अयोध्या में आज से दीपोत्सव। 30 लाख से ज्यादा दिए जलाकर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। लेजर शो और आतिशबाजी से रोशन होगी प्रभु श्रीराम की नगरी। तो ये थी प्रमुख खबरें और अब बात करेंगे विस्तार से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आवास पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया और मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती से मुलाकात करेंगे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री और मिस्र के विदेश मंत्री दोनों ही गुरुवार से भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली इन मुलाकातों के दौरान दोनों नेताओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर बातचीत होगी। अपनी यात्रा के पहले दिन दोनों ही नेताओं ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की थी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री 18 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर हैं, तो वहीं मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती आज शाम अपनी 2 दिवसीय यात्रा पूरी कर देश लौट जाएंगे। अब बात बिहार की, जहां विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। कुल 243 सीट में से 121 सीट पर 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। एनडीए महागठबंधन के ज्यादातर उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। आज अंतिम दिन भी कई दिग्गज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तारापुर सीट से नामांकन किया है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने राघोपुर से नामांकन दाखिल किया है। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, महुआ सीट से तेज प्रताप यादव और सीवान सदर से आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी ने अपना नामांकन किया है। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 6 नवंबर को मतदान होना है और पहले चरण की तैयारियों में एनडीए और महागठबंधन दोनों के नेता जुटे हुए नजर आ रहे हैं। पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा, जहां एनडीए ने अपने 243 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी है, तो वहीं सीटों पर फंसे पेच के कारण कांग्रेस 48 उम्मीदवारों के नाम ही घोषित कर पाई है। कांग्रेस ने यह सूची महागठबंधन में सीट बंटवारे के ऐलान से पहले ही जारी कर दी थी। कांग्रेस ने कि जिन 48 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, कांग्रेस महागठबंधन में आरजेडी, वीआईपी, सीपीआई माले, सीपीएम और सीपीआई के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन में नाराज चल रहे मुकेश सहनी की बात भी अब बन गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जहां गुरुवार देर रात जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक पार्टी ने कुल 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस सूची में सबसे प्रमुख नाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम का है, जिन्हें कुटुंबा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। तो वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान अपनी मौजूदा सीट कदवा से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। पार्टी के अनुसार इन 48 उम्मीदवारों में से 24 पहले चरण में और 24 दूसरे चरण में अपनी किस्मत आजमाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि बाकी बची हुई सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम जल्द घोषित कर दिए जाएंगे। बिहार में 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होना है, जिसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चरण के इस वक्त पहले चरण का चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ रहा है, जहां 6 नवंबर को 121 सीट पर होने वाले मतदान के लिए तमाम दलों के प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं। बात अगर सत्तारूढ़ गठबंधन की करें तो एनडीए के दिग्गज प्रचार अभियान में जुट गए हैं।
आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह चुनावी रैली के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। अमित शाह आज तरिया और अमनौर में 2 जनसभाएं हैं। उसके बाद पटना में बुद्धिजीवी सम्मेलन में भी अमित शाह हिस्सा लेंगे। ये सम्मेलन पटना के गांधी मैदान में होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का कहना है कि एनडीए सरकार बनेगी। जनता खुश है। जनता का मानना है कि एनडीए सरकार बनेगी तो विकास की गति और भी तेज होगी। आइए आपको सुनाते हैं। हमारा एनडीए सरकार बनेगा और मुझे जो खबर मिला है चारों तरफ बहुत ठीक ठाक है और जनता खुश है। जनता को मानना है कि एनडीए सरकार बनेगा तो हमारा विकास का जो गति और भी तेज होगा। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन का कहना है कि जनता का मिजाज पीएम मोदी नीतीश कुमार को दोबारा लाने का है। जनता का मिजाज विकास के साथ है, सुरक्षा के साथ है, व्यवस्था के साथ है। मिजाज है मोदी जी नीतीश कुमार, अब की बार फिर है नीतीश कुमार। विकास के साथ है, सुरक्षा के साथ है, व्यवस्था के साथ है। युवा अपना भविष्य देख रहा है, रोजगार दिया जाएगा। और वहीं भोजपुरी सिनेमा के स्टार एक्टर और गायक खेसारी लाल यादव अब राजनीति में भी कदम रख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने छपरा सीट से खेसारी लाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी का सिंबल मिलने के बाद खेसारी लाल यादव छपरा पहुंचे। अपनी नई पारी को लेकर वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मैं बाहरी थोड़ी हूँ, मैं तो छपरा का ही हूँ। छपरा कोई मैं ऐसा थोड़ी है जब मैं मधुबनी से चुनाव लेने आ गया। मैं तो छपरा का ही बेटा हूँ और छपरा के लोग और मैं ऐसी धरती पे पैदा हुआ हूँ जहाँ भिखारी ठाकुर जी पैदा हुए हैं। और हम सबका सौभाग्य है जो ऐसे कलाकार यहाँ पैदा हुए जिनका नाम क्या बोलूं, पूरी दुनिया नहीं, ये जब तक धरती रहेगी ना तब तक इनको हम नहीं भूल पाएंगे। उसी धरती का एक भिखारी हुए, दूसरा खेसारी है। अब तो मेरी जिम्मेदारी डबल हो गई है, तो अब थोड़ा सा कला से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा हमेशा कि महीने का कम से कम 15 दिन अपने छपरा के लोगों को दूं, अपने भाइयों को दूं, अपने उस मां को दूं जिस मां के विश्वास में आज इतना बड़ा हो गया। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रक्षा मंत्री की मौजूदगी में भारतीय वायुसेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का अपग्रेडेड वर्जन तेजस MK-1A अपनी पहली उड़ान भरेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक स्थित संयंत्र में तेजस MK-1A के लिए स्थापित तीसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही रक्षा मंत्री हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान के लिए दूसरी उत्पादक लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। ये देश की विमानन और रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि तेजस MK-1A की क्या कुछ विशेषता है और इसके वायुसेना में शामिल होने से कितनी ताकत बढ़ेगी। दरअसल तेजस MK-1A हल्के लड़ाकू विमान तेजस का ही अपग्रेडेड वर्जन है। स्वदेशी तकनीक और उत्पादन पर आधारित है तेजस MK-1A। तेजस MK-1A 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और वहीं तेजस MK-1A ज्यादा हथियार ले जाने की भी क्षमता है। एडवांस एवियोनिक्स, मॉडर्न रडार सिस्टम, उन्नत मारक क्षमता के कारण ये वायुसेना की शक्ति को कई गुना बढ़ाता है। बीच हवा में ईंधन भरने की सुविधा के कारण यहां लंबी उड़ान भरने में भी सक्षम है। इसे युद्ध में उन्नत लड़ाकू प्रदर्शन के लिए भी तैयार किया गया है। इससे भारतीय वायुसेना की क्षमता में और इजाफा होगा। भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल ने संयुक्त स्कूबा डाइविंग अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह अभ्यास गोवा तट से 75 समुद्री मील दूर एंग्रिया बैंक पर किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य वायुसेना और तटरक्षक बल के बीच तालमेल और संयुक्त डाइविंग ऑपरेशन की क्षमताओं को बढ़ाना है। 8 से 16 अक्टूबर तक चले इस अभियान में समुद्री संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ समुद्री क्षेत्रों में बढ़ रहे प्लास्टिक प्रदूषण से बचाव के लिए भी लोगों को जागरूक किया गया। भारत चीन सीमा पर तैनात सैनिक अब बेहद अहम भाषा कौशल के साथ मैदान में उतरेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सेना के जवानों के लिए विशेष चीनी भाषा कोर्स शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सेना के जवानों के लिए ये पाठ्यक्रम चलाने वाला धर्मशाला स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय होगा।
इस विश्वविद्यालय के कुलपति सत्यप्रकाश बंसल ने बताया कि कार्यकारी परिषद इस प्रस्ताव को पहले ही पास कर चुकी है और अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। उम्मीद है कि अगले शैक्षणिक सत्र से ये कोर्स औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश तिब्बत के साथ लगभग 250 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें किन्नौर स्थित शीश किला सीमा व्यापार गलियारा भी शामिल है। किन्नौर के अतिरिक्त राज्य का लाहौल स्पीति जिला भी तिब्बत के साथ सीमा से लगता है और इस सीमा की चौकसी आईटीबीपी और भारतीय सेना की सूर्य कमांड मिलकर करते हैं। चीन की भाषा की जानकारी होने से सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों के लिए भाषाई बाधा दूर होने में भी काफी मदद मिलेगी। हमारे जवानों को चाइनीज़ ना आने के कारण काफ़ी नुकसान पहुंचा था। अच्छा है, जितने हमारे जवान हैं उनको अगर चाइनीज़ भाषा आएगी तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और उनको सुविधा हो जाएगी। तो यही पर्पज़ है और केवल यही पर्पज़ नहीं है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ फॉरेन लैंग्वेजेज हम शुरू कर रहे हैं। तो वही ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज़ लैंग्वेज शुरू किया है। और इसी बीच चलिए सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां आपको बता दें कि मृतक हरिओम वाल्मीकि के भाई का राहुल गांधी से मिलने से सीधे तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राहुल गांधी फतेहपुर में हरिओम वाल्मीकि के घर पहुंचे, लेकिन इस दौरान जब वो घर पहुंचे तो उन्हें मिलने से इनकार कर दिया गया। हरिओम का भाई राज्य सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है और उनका ये कहना है कि वो किसी भी तरीके की राजनीति नहीं चाहते हैं। वाल्मीकि परिवार का राहुल गांधी पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था और इसमें अब राहुल गांधी से मिलने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया गया है मृतक हरिओम वाल्मीकि के भाई की तरफ से। दरअसल राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, फतेहपुर उनके घर पहुंचे थे और जहां पर हरिओम वाल्मीकि के घर जब वो पहुंचे तो उनके भाई ने उनसे मुलाकात करने के लिए ही मना कर दिया और कहा कि उनके भाई जो है वो राज्य सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़े हैं। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? जी, फिलहाल काफी प्रशासन ने वहां पर घेराबंदी की थी। वहां पर क्योंकि परिजन ने मुलाकात करने से मना कर दिया था। परिजनों का कहना था कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। उनके द्वारा जो भी शिकायत की गई थी, जिन आरोपियों के खिलाफ बात कही गई थी, उसमें प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं परिवारजनों से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था। उसके बाद प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी कार्रवाई की गई थी। इसके बाद प्रशासन की कार्रवाई के बाद परिजनों का कहना था कि कोई भी राजनीति करने के लिए उनके घर ना आए। ये जब कहा गया था तो इसके बाद वहां पर काफी पुलिस बल लगाया गया था। जी, मुलाकात वो लोग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन काफी मशक्कत के बाद अब राहुल गांधी अंदर गए हुए हैं, मुलाकात परिजनों से कर रहे हैं। हालांकि परिजन इससे पहले संतुष्ट थे। परिजनों का कहना था कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो एक दुर्घटना हो गई थी, उसके बाद से प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है और परिजनों की जो मदद थी, संभव मदद की जा सकती थी, वो तमाम सारी मददें की गई हैं प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा। फिलहाल अभी राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं हरिओम के परिजनों से और वहां पर काफी पुलिस बल भी तैनात किया गया है कि किसी प्रकार से कोई असुविधा ना हो। वहां पर जब ये सूचना मिली थी कि परिजन नहीं मिलना चाहते हैं तो तमाम सारे कांग्रेसी नेता भी वहां पर पहुंच गए थे और वो काफी ज्यादा हो हल्ला नारेबाजी की। पुलिस के माल मनोबल के बाद, पुलिस के समझाने के बाद आखिरकार राहुल गांधी अब घर के अंदर गए हुए हैं। कुछ मिनटों में यह मुलाकात पूरी होगी। जब बाहर निकलेंगे तो परिजनों से क्या कुछ बातचीत हुई, यह हम लोगों को जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि मीडिया को काफी दूर ही रोक दिया गया था, क्योंकि वहां पर भारी पुलिस प्रबंधन किया गया था। क्योंकि राहुल गांधी आ रहे थे, उनके साथ में तमाम सारी भीड़ भी नेताओं की वहां पहुंच गई थी। इस कारण सुरक्षा व्यवस्था में कोई दिक्कत न हो, इसलिए पुलिस ने वहां पर व्यापक इंतजाम किए थे। जी विकास, लेकिन इसके साथ ही अगर इस पूरे मामले की बात करें तो अभी तक क्या कुछ कार्रवाई इसमें की गई है विकास? जी, इस मामले पर सरकार के द्वारा व्यापक कार्रवाई की गई है। पुलिस ने जो उस दिन घटना हुई थी, उस घटना के बाद जो आरोपी थे, जो वीडियो आए थे, उन के आधार पर मुख्य आरोपी को भी पकड़ लिया है। मुख्य आरोपी मुठभेड़ में उसके पैर में गोली भी लगी है और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया गया है। साथ ही साथ परिजनों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। उनके घर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री पहुंचे थे, उनको जो है मदद के अवगत कराया गया। उनकी स्थिति से परिचित हुए सरकार के जो प्रदेश सरकार के अधिकारी थे और तमाम सारे वरिष्ठ नेता थे, मंत्री थे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं
परिजनों को घर मुख्यमंत्री आवास बुलाकर उनसे मुलाकात की, उनसे जाना कि पूरी स्थिति के बारे में वो क्या चाहते हैं, क्या मृतका की पत्नी क्या कुछ उनकी इच्छाएं हैं, उन सारी चीजों को जाना। उसके बाद परिजनों को एक नौकरी की भी आश्वासन दिया, जो नौकरी का जो आश्वासन दिया था सरकार की तरफ से वो भी पूर्ण हो गया है, और आर्थिक सहायता जो प्रदान की गई, मंथली पेंशन की जो बातें कही गई थी, वो सारी चीजें लागू हो चुकी हैं। इसके साथ ही साथ मृतका की पत्नी ने भी बताया, ये बात स्वीकार किया कि सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की गई थी, खासतौर से इस घटना में जो लोग वांछित थे उनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई की गई है पुलिस बल के द्वारा, उससे वो अब संतुष्ट नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से उनके मन में जो भी दुख था वो इस को कम करने के लिए सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो बिल्कुल जो है कि दिखाई पड़ रहे हैं। इससे अभी जब परिजनों की तरफ से, उनके भाई की तरफ से, हरिओम के भाई की तरफ से कहा गया कि कोई यहाँ पर ना आए, किसी राजनीति करने की जरूरत नहीं है। जो घटना हुई थी, घटना के बाद से सरकार और पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है, वो लोग संतुष्ट हैं, लेकिन कोई आकर इस मामले पर राजनीति करना उचित नहीं होता है। इसलिए किसी जाति धर्म के नाम पर राजनीति करना उचित नहीं होता है, इसलिए वो लोग मिलने से मना कर रहे थे। जी ठीक है विकास, आपके पास में वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि मृतक हरिओम वाल्मीकि के भाई का आखिर क्या कुछ कहना है। मेरा नाम शिवम वाल्मीकि है। मैं हरिओम वाल्मीकि का छोटा भाई हूँ, जिसकी हत्या रायबरेली में हुई है। मेरे यहाँ सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री आए हैं, आर्थिक और घर में नौकरी दी है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे भाई की हत्यारों को जेल भेजा गया है, मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे यहाँ राहुल गांधी अन्य पार्टी के नेता राजनीति करने न आए। तो हरिओम वाल्मीकि की हत्या बरेली में कर दी गई थी, जिसके बाद में सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए उनसे उनका परिवार संतुष्ट है, जिसको लेकर उनके भाई शिवम वाल्मीकि ने कहा कि हम इस पूरे मामले पे किसी प्रकार की राजनीति नहीं चाहते हैं, हम सरकार के तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसके लिए संतुष्ट हैं। और ताज़ा अपडेट हमारे सहयोगी विकास सिंह ने भी हम तक पहुंचाई। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर 2025 को शुरू किए गए 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का आज समापन हो रहा है। यह अभियान पूरे 1 महीने तक देश भर में चलाया गया, जिसकी इस साल की विशेष थीम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार थी। इसका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य को परिवार और समाज की मजबूती का आधार बनाना है। आज इस 8वें राष्ट्रीय पोषण मिशन का समापन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक भव्य समारोह में किया जा रहा है। इस समारोह में केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रही हैं। यह अभियान उस ऐतिहासिक पोषण अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से की थी। इस राष्ट्रव्यापी मिशन का सबसे बड़ा लक्ष्य भारत को कुपोषण की गंभीर समस्या से पूरी तरह मुक्त कराना है। इसके तहत विशेष रूप से देश के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार लाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार का उद्देश्य इस मिशन के जरिए बच्चों में होने वाले बौनेपन, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म करना है। बीते 1 महीने में देश भर में पोषण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन सभी प्रयासों का मकसद ये सुनिश्चित करना था कि योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक बिना किसी रुकावट के पहुंचे।
और चलिए वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब जीएसटी उत्सव की, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दीपावली पर प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा उपहार दिया। योगी सरकार ने प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है, जिसके बाद महंगाई भत्ता अब 55% से बढ़कर 58% हो गया, जो कि 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते का अक्टूबर से नकद भुगतान का भी निर्देश दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापक हित में बड़ा निर्णय लेते हुए मार्च 2026 तक 1960 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय भार वहन करने का भी फैसला लिया है। स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर जीएसटी को पूरी तरह से खत्म करने से बीमा ग्राहकों को बड़ा लाभ मिला। इस फैसले के लिए लोग मोदी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। आपको सुनाते हैं। केंद्र सरकार ने हाल फिलहाल में जीएसटी में तमाम तरह की छूटें दी है, इसका बाजार पर असर नजर आ रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर की बात है, बीमा सेक्टर की बात है, मैं इस परिवर्तन से काफ़ी खुश हूँ। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। पिछले साल जो मेरा प्रीमियम बना था वो लगभग 23,000 रुपये का बना था, वो इस साल कम होकर 19,000 का है। तो ये 4,000 का प्रत्यक्ष रूप से जो लाभ मुझे मिला है वो जीएसटी कम करने की वजह से। और मैं चाहता हूँ कि अन्य वस्तुओं और मदों पर जो जीएसटी कम हुआ है उसका पूरी तरह क्रियान्वयन सरकार लागू करे। और वहीं जीएसटी दरों में सुधारों का एमएसएमई सेक्टर पर भी सकारात्मक असर पड़ा है। कारोबार जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे उनके लिए व्यवसाय को आगे बढ़ाना बेहद ही आसान हो गया है। आपको वो भी सुनाते हैं। हर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है एमएसएमई। भारतीय सरकार ने भी उसको जाना, माना और उसके अंतर्गत जो अभी वर्तमान में जो जीएसटी लग रही है उस जीएसटी के अंतर्गत उसको सरलीकरण किया गया एवं जो टैक्स स्लैब था उन टैक्स स्लैब को भी कम किया गया। यह एक उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। और वहीं देश भर में दीपावली को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। इस बार दीपावली पर लोग घरों में सजावटी सामान के रूप में स्वदेशी प्रोडक्ट की भी खरीदारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल की दिशा में सेवा भारती समिति राजस्थान की ओर से खास तौर से दीपावली सजावट के लिए एलईडी झालर लाइट तैयार कराई गई है। और ये एलईडी लाइट पूर्णतः स्वदेशी है। इससे न केवल स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी काम किया जा रहा है। जयपुर से देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। गुलाबी नगरी जयपुर में इस बार की दीपावली खास नजर आ रही है। सबसे खास बात यह है कि लोग सजावटी सामान की खरीदारी में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल अभियान का असर अब दीपावली की रोशनी में भी नजर आने लगा है। राजस्थान में सेवा भारती समिति की पहल से जयपुर में खास तौर पर स्वदेशी एलईडी झालर लाइट्स तैयार की जा रही हैं। जयपुर समेत प्रदेश भर में करीब 10 जिलों में ये प्रशिक्षण कार्य चल रहा है, जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कौशल विकास केंद्र में स्वदेशी झालरें बनाने का कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में जो चाइना की झालरें आती हैं उसके बदले हम ये स्वदेशी झालरें बना रहे हैं, जिससे कि मार्केट में ये जाए। यहाँ पे स्वदेशी झालरें बनाई जाती है जो बहुत ही उपयोगी है। हम बाहर से चाइनीज़ झालरों का यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाती, वो थोड़े ही टाइम में ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ स्वदेशी झालर हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं। खुद इसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको हम ज्वाइन करते हैं। ये लाइट्स पूरी तरह से देश में बनी है और इनमें किसी भी प्रकार का विदेशी कच्चा माल इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस कार्य में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय है। स्वदेशी सजावट से जहां देशी उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं इस काम में जुटी महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो रही हैं। जो प्रकल्प चलते हैं जिसमें सिलाई विभाग है, एलईडी विभाग है, अन्य जीडीए का है, बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का है, ये सब सारे कार्य यहाँ पर होते हैं। एलईडी का विशेषकर यहाँ की जो बहनें हैं, अपने कच्ची बस्ती में से जो बहनें आती हैं उनको हम ये कार्य सिखाते हैं और सिखाने के पश्चात इनको कार्य भी देते हैं। कार्य की जो भी पैसा इसका मानदेय होता है वो मानदेय भी हम इनका भुगतान करते हैं और ये करीबन 5-6 साल से बराबर हमारा ये कार्य चल रहा है। यहाँ जो बस्ती की महिलाएँ जो वास्तव में जिनको रोजगार की आवश्यकता है, उन महिलाओं को हम एलईडी बनाने का प्रशिक्षण देते हैं। 15 से 20 दिन में वो सीख करके तैयार हो जाती हैं
उसके बाद में हम उनको कच्चा सामग्री उपलब्ध कराते हैं और वो यही कार्य अपने घर पर भी करती हैं और इससे उनको स्वरोजगार भी मिलता है और वो महीने में 8 से 10 हज़ार रुपये आसानी से कमा लेती हैं। इनसे उनके परिवार को काफ़ी संबल मिलता है। यहाँ पर जो बनी हुई लड़ियाँ हैं उनका उपयोग करें, दीपावली के अवसर पर अधिकाधिक अपने घरों पर लगाएं, तो आपके घर के साथ साथ जो अन्य गरीब परिवार हैं उनके घर भी रोशन हो सकेंगे। LED लाइट है ये, और इसके अंदर क्या होता है कि ये जैसे छोटी अपनी दिवाली की जैसे चाइना वाली में तो क्या होता है बल्ब होता है, ये एमिटिंग डायोड है, LED लाइट एमिटिंग डायोड, तो ये इस तरह से है कि ख़राब नहीं होती है। करीबन इसकी 10 से 12 हज़ार घंटे की लाइफ होती है अगर लगातार भी चलाएं तो इसके मतलब सारा यहीं है सिखाया जाता है। सेवा भारती समिति की ये पहल दीपावली को न सिर्फ रोशन कर रही है बल्कि देश के हर कोने में आत्मनिर्भर भारत की भावना को भी उजागर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो दिवाली का ये त्योहार है और इस मौके पर आप भी स्वदेशी सामान ही बाजार से लेकर आएं और स्वदेशी जो हमारी मुहिम है उसको आगे बढ़ावा दें। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस हफ्ते डिफेंस डायनेमिक्स में भारत की रक्षा गति हुई